ओके, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं एसएसआई बंडल पर। और एसएसआई मेरा ख्याल है जो पंजाब रीजन में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पीएचसी की तरफ से, पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से एक अच्छा बड़ा टास्क है, ऐसा ही है। ओके राइट। तो एसएसआई जो है वो SSI are the infection of the incision or organ or space that occur after surgery। ठीक है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा बताना चाहूंगी क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप लोग इसको बहुत फेस कर रहे हो। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक ये एक प्रेजेंटेशन है जो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये पिछले दिनों एसएसआई प्रिवेंशन हुई थी पीकेएलआई में, डब्ल्यूएचओ की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम था, तो वहां पे मेरी प्रेजेंटेशन थी। और ये ऐसी है कि जिसमें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है कि एसएसआई पे हमें करना क्या चाहिए और होता क्या है। ठीक है जी, ये तो हमारा अस्पताल है। आने वाले 2025 में इंशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल कराची कैंपस की शक्ल कुछ ऐसी होगी। ओके राइट। तो ये 2014 में टोटल ऑफ 14.2 मिलियन ऑपरेटिव प्रोसीजर वर परफॉर्म इन दी इन पेशेंट सेटिंग किसी हॉस्पिटल में। और CDC-HI प्रिविलेंस सर्वे फाउंड दैट देयर वर एन एस्टिमेटेड 110,800 आउट ऑफ 2152 SSI इन पेशेंट्स। यानी जब उस वक्त हुआ था एक सर्जरीज हुई थी और उस पर उन्होंने देखा था कि HIs कितने हैं, तो तकरीबन हाफ ऑफ यानी 50% जो इन्फेक्शंस थे वो सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस थे टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज में से। तो 7% डिक्रीज इन स्टैंडर्डाइज इन्फेक्शन रेशियो इन 2015 एंड 2019। उन्होंने उस पर कुछ इंटरवेंशंस की थी और उसमें ये केयर बंडल और ये सारी चीजें भी अप्लाई हुई थी। और अबाउट 9% डिक्रीजेज इन SIR रिलेटेड टू द सर्जिकल केयर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने किया था SCIP NHS ने। ऑपरेटिव प्रोसीजर कैटेगरीज वाज रिपोर्टेड बिटवीन 2015 एंड 2019। तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स किए थे दो, और जिसके अंदर उन्होंने देखा कि ये सेट ऑफ जो प्रैक्टिसेस है इसको इम्प्रूव करने से उनके इन्फेक्शन रेट्स काफी लो हो गए थे सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस के। तो उन्होंने क्या किया था, एक्टिविटीज क्या की थी। वाइल एडवांस हैव बीन मेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इम्प्रूव ऑपरेटिंग रूम वेंटिलेशन। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम था उसको बेहतर किया, लाइक HEPA फिल्ट्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर और वो सारी चीजों को उन्होंने बेहतर किया, लैमिनार फ्लो। और उसके बाद स्टरलाइजेशन मेथड पे काम किया था, यानी जो स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है उसके अंदर उन्होंने बहुत एडवांसमेंट लेकर आए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया। बैरियर्स जो हमारे PPEs और ये सारी चीजें होती हैं उनके बैरियर्स पे काम किया था, सर्जिकल टेक्निक्स पे काम किया था, और अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस पे काम किया था। जो कहते हैं कि बिफोर 1 आवर ऑफ सर्जरी आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस यूज करें तो आपके जो पेशेंट के अंदर होने वाली इन्फेक्शंस हैं उसको बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। तो आमतौर पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं SSI की। SSI रिमेन अ सब्सटेंशियल कॉज ऑफ द मोर्बिडिटी। बहुत ज्यादा इसके अंदर रेट्स हाई हैं
प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, अगर जाहिर है कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हॉस्पिटल, और होता भी है, स्पेशली हम लोग जो फेस कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर के वो पेशेंट बार बार रीएडमिट हो रहे होते हैं विद इन्फेक्शन। तो और लिब्रोटमीज और जो डर्टी सर्जरीज होती हैं वो बहुत इन्फेक्ट हो रही होती हैं और रीएडमिट हो रही होती हैं। तो SSI is associated with the mortality rate of the 3% and 75% of SSIs, यानी कि अगर 75% सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसमें से 3% ऐसे हैं जो डेथ्स हो जाती हैं। तो एसोसिएटेड डेथ्स आर द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द SSI, बहुत बड़ा रीजन है SSI। मोस्ट कॉस्टली HEIs एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट, जो कि उन्होंने वहां पे लगाई है USA में 3.3 बिलियन। हम तो पैसे को कोई कभी देखते ही नापते तोलते ही नहीं है, तो कॉस्ट जो है वो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। स्लाइड्स नहीं आ रही क्या? स्लाइड शेयर नहीं हो रही है आगे? ओके, राइट, ठीक है। तो सर्विलेंस किस तरह से हेल्प कर सकता है SSI के अंदर? अप्रोप्रिएट डाटा कैन हेल्प टू प्लान स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस SSIs। अगर हम सर्विलेंस करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन से वाली ऑपरेशन सर्जरीज में, कौन सी टाइप ऑफ सर्जरीज में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रेट हाई है, और उस पर आप अपनी इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। A successful surveillance program include the use of the epidemiologically sound infection definition and effective surveillance method. Stratification of the SSI rates according to the risk factors associated with the SSI development and the data feedback. Helps to develop guidelines that provide evidence-based strategy for the SSI prevention. आप उस पर काम कर सकते हैं, हम उसके ऊपर देखेंगे कि अभी कौन सी वाली गाइडलाइंस हैं जो WHO ने भी दी और CDC भी इसके ऊपर फोकस करती है कि ये वाली स्ट्रैटेजी को प्लान करके हम अपने SSI रेट्स को कम कर सकते हैं, और रिस्क फैक्टर्स हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। सर्विलेंस कहाँ होना चाहिए? सर्विलेंस ऑफ द सर्जिकल पेशेंट्स विल अकर इन एनी इनपेशेंट फैसिलिटीज। किसी भी इनपेशेंट फैसिलिटीज में भी हो सकता है, आउट पेशेंट जैसे डे केयर की कोई सर्जरीज हो रही होती है, पेशेंट आते हैं और घर चले जाते हैं, उनके ऊपर भी सर्विलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन SSI का सर्विलेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि इसमें मेन पावर बहुत चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं, फॉलोअप चाहिए होता है, चाहे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और चाहे पेशेंट आप घर पे चला गया, डिस्चार्ज हो गया, तो भी आपको फॉलोअप करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें मेन पावर चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि आप पेशेंट को घर से भी एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर्स शुड यूज आउट पेशेंट प्रोसीजर कंपोनेंट जैसे और उसमें वो आप परफॉर्म कर सकते हैं SSIs, यानी कि हर लेवल पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमें सर्विलेंस मेथड क्या होता है। आमतौर पे SSI मॉनिटरिंग रिक्वायर एक्टिव पेशेंट बेस्ड प्रोस्पेक्टिव सर्विलेंस, कंकरेंट एंड द पोस्ट डिस्चार्ज सर्विलेंस मेथड भी, यानी कि आप टेलीफोन करके या उनको सर्वे करके या मैसेज करके या ईमेल के थ्रू या OPDs में बुला के या उनको विजिट करके देख सकते हैं कि उनके क्या हालात हैं उनके, वो उनके मेथड। इसके अलावा क्या, रिव्यू ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड, हम पूरा उसका पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड देखते हैं, एडमिशन, री एडमिशन, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसका OR के अंदर, इसके लॉग के अंदर की क्या हालात हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख सकते हैं। पेशेंट रिपोर्टेड साइन एंड सिम्टम विद इन द SSI सर्विलेंस पीरियड, अगर आपका फॉर एग्जांपल कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं 1 महीने तक, कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनको हम 3 महीने तक मॉनिटर करते हैं, कुछ ऐसी होती है जो 1 साल के अंदर भी आती हैं तो हम उसको SSI में काउंट होती हैं। तो वो उस पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर पेशेंट कोई साइन एंड सिम्टम्स अपने बता रहा होता है तो वो भी हमारी सर्विलेंस का हिस्सा बन जाता है। डॉक्यूमेंटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ नर्सिस या जो भी अपनी डाटा शीट में डाल रहे होते हैं। इसके अलावा लैब इमेजिंग, अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट्स, क्लिनिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल नोट्स, वो भी आपको हेल्प करते हैं। विजिट द ICU एंड वार्ड्स, जहाँ पे पेशेंट एडमिट है उस पे जाके जो भी डाटा कलेक्टर हैं वो जाके विजिट करते हैं, पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसकी प्राइमरी केयर से बात करते हैं, पेशेंट से भी बात करते हैं। सर्जरी सर्वे बाय द ईमेल एंड टेलीफोन, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को घर से किस तरह से हम कर सकते हैं। पेशेंट सर्वे बाय ईमेल एंड टेलीफोन बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी करना, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पेशेंट को फॉलो करें, तभी हम SSI का कर सकते हैं। ये एक फॉर्म है जो हम अपने इंडस हॉस्पिटल में SSI डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसको हमने CDC की हेल्प से और कुछ अपनी चीजों को देखते हुए
इसको डिजाइन किया है। ये एक सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ट्रैकिंग क्वेश्चन फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं जब हम पेशेंट को घर पे कॉल करते हैं। आप इसमें कॉलम में देखिए पेशेंट का नाम, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, प्रोसीजर कौन सा हुआ है, डेट ऑफ सर्जरी क्या थी, डेट ऑफ ट्रैकिंग किस दिन को हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, और उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन करवाते हैं ताकि उसको फोन करके मालूम कर सकें। और फिर उसका फीवर, उसकी जो डिस्चार्ज, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है, पेन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई कल्चर करवाया पॉजिटिव तो है कि नहीं, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कौन सी दी गई है, और इसके बाद उसकी किस तरह से कोई और कोमोर्बिड्स हैं उसको भी मॉनिटर, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है तो उसको भी हम देख रहे होते हैं। सही है, तो ये एक शीट है जिसपे हम पूरा डाटा लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। ये एक्चुअली ये दिखाना चाह रही थी जिसके लिए मैंने ये सारी प्रेजेंटेशन खोली और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द सीडीसी के जिसके ऊपर हम बेस करके कहते हैं कि ये सर्जिकल साइड इन्फेक्शन है। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के 3 कैटेगरीज होती हैं जिसपे हम देखते हैं, जिसमें एक हम देखते हैं सुपरफिशियल इंसिजनल साइड एक्सरसाइज देखते हैं जो कि सुपरफिशियल हमें नजर आता है, उसका ये क्राइटेरिया है, सैंपल है ये इसका। एक हम देखते हैं कि डीप इंसिजनल एसएसआई है, और एक हम ऑर्गन स्पेस इंसिजनल एसएसआईज देख रहे होते हैं। तो उन सब के तीनों के क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। सैंपल के तौर पे ये एक क्राइटेरिया मैंने इसके आप प्रेजेंटेशन पे लगाया है जो कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग कि किस तरह से हमें एसएसआई को हम डायग्नोज करते हैं। तो जो आप लोग पीएचसी के क्राइटेरिया को देख रहे होते हैं वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सुपरफिशियल होता है कि आप सिर्फ कल्चर रिजल्ट्स देखते हैं और अपने रजिस्टर में डाल लिखकर उनको बता देते हैं कि इतने हमारे एसएसआईज हैं, लेकिन एक्चुअली वो एसएसआईज नहीं होते, वो सिर्फ सुपरफिशियल एक कल्चर की रिपोर्ट होती है जिससे हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन है। ये आप देख लें कि इसमें आप जो कहते हैं कि सुपरफिशियल इंसिजनल एसएसआई मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसमें से जरूरी है कि इस क्राइटेरिया को मीट करे, जिसमें से डेट ऑफ इवेंट अकर विद इन 30 days आफ्टर एनी NHSN ऑपरेटिव प्रोसीजर, यानी कोई एक प्रोसीजर हुआ है उसका कोई भी साइन एंड सिम्टम, कोई भी इवेंट विद इन 30 days होना चाहिए। यानी अगर वो 30 days की कैटेगरी वाला है तो विद इन 30 days के अंदर उसका साइन एंड सिम्टम्स आने चाहिए और वो आपको मिलने चाहिए। अगर 30 days से ज्यादा के होंगे तो वो एसएसआई में काउंट नहीं होगा। और एक क्राइटेरिया ये, और इसके अलावा एक और क्राइटेरिया, इन्वॉल्व ओनली स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द इंसिजन। क्योंकि हम सुपरफिशियल इंसिजनल एसएसआई देख रहे हैं तो इस सूरत में इसका सिर्फ स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू इंसिजन जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, डीप कहीं पे कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इस क्राइटेरिया का एक और चेक है। उसके बाद एक और, एंड पेशेंट हैज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रूलेंट ड्रेनेज फ्रॉम द सुपरफिशियल इंसिजन, कोई भी ड्रेनेज, कोई भी पस, कोई सिक्रीशन वहां से। इसके अलावा कोई यानी इन सारे क्राइटेरिया में से ए, बी एंड सी में से कोई एक होना चाहिए, या तो उसमें से कोई ड्रेनेज होना चाहिए सुपरफिशियल इंसिजन में, या ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन aseptically obtained specimen from the superficial incision or subcutaneous tissue by the culture or non-culture based microbiological testing method which is performed for the purpose of the clinical diagnosis and treatment. For example, non-active surveillance culture testing वगैरह हम देखते हैं, उसमें कोई अगर ऑर्गेनिज्म आ गया है या हमने नॉन बायो जैसे CRP वगैरह किया या कुछ इस तरह का टेस्ट किया है जिसपे हम उसको देख रहे हैं कि इसमें क्या इसका रेज्ड है कि नहीं है, तो उसमें वो होना चाहिए। या फिर सुपरफिशियल इंसिजन दैट इज डेलिबरेटली ओपन्ड बाय द सर्जन, सर्जन ने खुद उसको किया, या फिजिशियन और फिजिशियन डेजिग्नी एंड द कल्चर और नॉन कल्चर बेस्ड टेस्टिंग ऑफ द सुपरफिशियल इंसिजन। तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, यानी पहला हमने देखा डेट ऑफ इवेंट विद इन 30 days, दूसरा सब स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू सिर्फ इन्वॉल्व होना चाहिए, तीसरा इसमें से कोई एक कंपोनेंट उसको पूरा आना चाहिए, एंड इसके अलावा पेशेंट हैज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम, फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड पेन और टेंडरनेस, लोकलाइज्ड स्वेलिंग, अरिथमिया और हीट, ठीक है, या डायग्नोसिस ऑफ द सुपरफिशियल इंसिजन एसएसआई बाय द फिजिशियन, या फिजिशियन कह रहा है कि ये पेशेंट को सुपरफिशियल इन्फेक्शन है। तो ये 3-4 कंपोनेंट मिलेंगे तो आपका एक सुपरफिशियल इंसिजनल एसएसआई बनेगा। उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये एसएसआई का इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है।
फिर इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डाटा होता है। डिनोमिनेटर डाटा वो होता है जो टोटल नंबर ऑफ द सर्जरीज जो हम की भी होती हैं, और उन सर्जरीज, ये टोटल सर्जरीज जो हैं, चाहे आपने टारगेटेड अगर कर रहे हैं सर्विलेंस, यानी सिर्फ फॉर एग्जांपल हर्निया रिपेयर को आप देख रहे हैं, या आप लेप्रोटमी सिर्फ देख रहे हैं, या आप सिर्फ एपेंडेक्टमी देख रहे हैं, या कोई भी एक स्पेसिफिक सर्जरी देख रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज और उसके बाद न्यूमरेटर वो बनेगा जिसमें से जो इन्फेक्शन आया। यानी कि अगर 20 सर्जरीज हुई है और उसमें से एक इन्फेक्शन आया तो वो एक आपका न्यूमरेटर है और 20 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। और इसको परसेंटेज करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1000 से नहीं करते या पेशेंट डेज से नहीं करते, इसको जस्ट 100% से करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक SSI कैलकुलेशन थी। तो ये एक SSI को डायग्नोज कैसे करते हैं उसका एक सिंपल सा एक स्टाइल था जो मैंने निकाल कर आप लोगों के लिए रखा था कि आप इसको देख लें। और अब हम वापस जाते हैं अपनी पुरानी वाली प्रेजेंटेशन की तरफ। हम SSI प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो SSI प्रिवेंशन के लिए हमारी ये स्लाइड आ गई है। ठीक है, तो अब हम SSI सर्विलेंस, SSI प्रिवेंशन के लिए हम जो करेंगे वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रीनेट parenteral antibiotic prophylaxis, or antibiotic prophylaxis should be administered within 60 minutes prior to the incision, including for the cesarean section। ठीक है, चाहे आप cesarean section करेंगे या कोई और स्टडी करें या कोई और सर्जरी कर रहे हैं, तो 1 घंटा पहले प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। और रीडोजिंग इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोलॉन्ग प्रोसीजर एंड इन पेशेंट विद मेजर ब्लड लॉस और एक्सेसिव बर्न्स। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसकी सर्जरी लंबा टाइम ले गई है, या ब्लीड ज्यादा कर गया है, या बर्न पेशेंट है, तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। पेशेंट शुड बी वॉश्ड विद द सोप और एंटीसेप्टिक एजेंट विद इन अ नाइट प्रायर टू द सर्जरी। ये एक और है कि आपने पेशेंट की सर्जरी से पहले पेशेंट को शावर जरूर करवाना है, चाहे वो सोप हो या क्लोरहेक्सिडिन सोप हो या कोई भी एंटीसेप्टिक एजेंट हो। इसका देखा गया है कि SSI रेट्स में बहुत रिमार्केबल डिफरेंस आया है अगर पेशेंट को शावर दिला देते हैं। बिल्कुल साजिद, आप करेंगे इसको शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, इसके अलावा अवॉइड हेयर रिमूवल, जो पहले करते थे ना, शेप कर देते थे एरिया की, वो मना कर दिया गया है। वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल क्लिपर यूज करें अगर जरूरत है। पहली बात तो वो कहते हैं शेप करें ही ना, क्लिपर यूज ही ना करें, हेयर रिमूव ही ना करें, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर जो स्टेफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाया जाता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। और आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट सर्जरी के बाद जो वापस एडमिट होते हैं तो उनमें MRSA या स्टेफिलोकोकस की इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसकी वजह ये एक हो सकती है। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक क्लिपर यूज करें अगर जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो कोई शेविंग करने की जरूरत ना करें। यूज अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर द स्किन प्रिपरेशन इन द ऑपरेटिंग रूम। पायोडीन वगैरह को सेकेंडरी पोजीशन मिल गई है। वो कहते हैं कि अल्कोहल प्लस क्लोरहेक्सिडिन स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये 6 घंटे तक स्किन को फ्री फ्रॉम जर्म्स रखता है, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म रखता है, तो इसको यूज किया जाना चाहिए। मेंटेन इंट्राऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका पूरा डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए विद द टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 200। ठीक है, इन पेशेंट में और विदाउट डायबिटीज इन सब का लेस देन 200 होना चाहिए। मेंटेन प्री ऑपरेटिव नॉर्मोथर्मिया, पेशेंट को जो है वो वार्म रखना है, पेशेंट को ठंडा नहीं होने देना है। कोल्ड स्किन के अंदर इंफेक्शन रेट्स जो है पेशेंट का SSI का बढ़ा देखा गया है, तो वो कहते हैं कि आप पेशेंट को वार्म रखें, ब्लैंकेट के डालकर रखें, पेशेंट कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसमें इंफेक्शन रेट बढ़ जाता है। Administer increased fraction of the inspired oxygen during surgery and after extubation in the immediate postoperative period in patient with the normal pulmonary function। अगर आपका पेशेंट आफ्टर सर्जरी एक्सट्यूबेट हो गया है तो कहते हैं कि रिकमेंड है कि 2 घंटे तक उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए। ऑक्सीजन थेरेपी से भी इंफेक्शन रेट्स को कम देखा गया है। ठीक है, the intervention above should be implemented within the multimodal package of the infection prevention, including hand hygiene, sterilization of the surgical equipment, the use of the appropriate surgical attire, and staff education and feedback. It's very 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 important। आपने देखा अटायर की बात आ रही है तो आमतौर पे देखिए ऑपरेशन थिएटर के लोग पूरे
उसी के ड्रेस में, उसी अटायर में पूरे अस्पताल में घूम रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और वापस आके सर्जरीज करते हैं। तो इस ये प्रोहिबिटेड होनी चाहिए ये हैबिट्स। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ड्रेस चेंज करके ही बाहर निकलना चाहिए, और अगर बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी जाना है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आईसीयू बराबर में होते हैं और भाग के उनको पेशेंट को देखने जाना है, तो फिर एक आउटर गाउन होना चाहिए, उस गाउन को पहनकर जाएँ और पेशेंट को अटेंड करें और वापस आके उसको बाहर ही उस गाउन को रिमूव कर दें और हैंड हाइजीन करें और अंदर चले जाएँ। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा एक सोर्स बन सकते हैं इन्फेक्शन का। इसके अलावा स्टाफ की एजुकेशन एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हैंड हाइजीन पे तो हम कोई दो राय ही नहीं है, करना ही करना है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिसेस अच्छी हैं अगर अंडर रिसोर्स सेटिंग में की जाए। Implementation of infection prevention care bundles such as the CLAPSI bundle have been shown to be effective in restricted resource low and middle income countries when compared to their high income counterpart. दो मुल्कों को, दो एरियाज को, दो रीजन को, हाई इनकम और लो इनकम को कंपेयर किया गया, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है बंडल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो। द मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम इंक्लूड दोज विद रोबस्ट लीडरशिप, बड़ा जरूरी है, स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द अवेलेबल हेल्थ केयर टीम, क्योंकि जब तक हेल्थ केयर वर्कर्स की विल नहीं होगी करने की, दिल में उमंग नहीं होगी, पेशेंट के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, तो आप ये कर नहीं सकते। रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द कंप्लायंसेस, सब्सिक्वेंट फीडबैक ऑफ द रिजल्ट्स एंड द enablement of the nursing staff to stop practice if the required protocol are not appropriately followed by other team members। एक empowered एक टीम होनी चाहिए हेल्थ केयर की, कि अगर जो नहीं कर रहा उसको वहीं देन एंड देयर स्टॉप कर दे और कहे कि आप पहले इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, अदरवाइज आप मेरे पेशेंट को हाथ ना लगाएं, क्योंकि जो वहाँ की टीम होती है वो ओन करती है पेशेंट को, वो उसकी वकील होती है, उसकी एडवोकेट होती है, वो उसको सेव करती है, उसके राइट्स के लिए फाइट करती है, और तभी वो अपने पेशेंट को सेव कर सकते हैं। अगर हम अपने पेशेंट को ऑन नहीं करेंगे तो हम उनके साथ वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हैं वो चार्ट्स। ये एक सेंट्रल लाइन इंसर्शन चेकलिस्ट है, एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर की है, और ये एक चेकलिस्ट है जो पर शिफ्ट इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये केयर बंडल वेब केयर बंडल है, इसमें ये सारी चीजें कि उसकी हाइट, हेड ऑफ बेड क्या है और उसकी ओरल केयर क्या है, तो ये यहाँ दो कॉलम लगाए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 2 दफा है ओरल हाइजीन हो, तो यहाँ पे दरमियान में हमने ब्लॉक लगा के इसको 2 कॉलम कर दिए हैं ताकि पर शिफ्ट 2 टाइम एटलीस्ट ओरल हाइजीन हो जाए और 24 घंटे में 6 दफा है ओरल हाइजीन हो जाए। ठीक है, तो ये एक चेकलिस्ट है जिसको फिल करते हैं, इसको काउंटर चेक जाके इन्फेक्शन कंट्रोल टीम कर रही होती है, और पेशेंट को साथ में फिजिकली भी एग्जामिन कर रहे होते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो बाकी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पेशेंट की बेड सोर प्रिवेंशन प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा होता है, इसको भी देख रहे होते हैं, और साथ में ये वाली चीजें भी हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये एक चेकलिस्ट है। वार्म, जो हमारा एनवायरनमेंट वो वार्म एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोलोनाइजेशन ज्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन बॉडी इन सर्जिकल साइड इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर वार्म बॉडी वार्म होगी तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, लेकिन अगर कोल्ड क्लैमी बॉडी होगी तो उसकी सर्कुलेशन लो हो जाएगी, तो उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस यहाँ पे पेशेंट को वार्म रखना है। ये स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ये एक वीडियो है आप लोगों के लिए जो हमने बनाई है उर्दू में, इसको आप देखें और इस पे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि ये कितना हेल्पफुल है। इसमें आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को वीडियो की? अच्छा, एक मिनट, इसको मैं देखती हूँ कि इसमें इसको आवाज कैसे आ सकती है।
फरहान आवाज क्यों नहीं आ रही वीडियो की? जा रही है ना? नहीं जा रही है। जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करेंगे वेंटिलेटर की। अगर किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या क्या केयर बंडल यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन की वजह से उसकी रिस्पायरेशन की सक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है तो उसकी वो सिक्रीशंस जो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीमा है और मैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर वर्क कर रही हूँ। आज हम आईसीयू के अंदर मौजूद है और हमने देखा कि आईसीयू के अंदर जो है वो बच्चों में बहुत सारी डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, जिसमें एक आपका वेंटिलेटर है, पॉलिस कैथेटर है और आईवी लाइन या सीवीपी लाइन है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीमा है और मैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर वर्क कर रही हूँ।
आज हम आईसीयू के अंदर मौजूद है और हमने देखा कि आईसीयू के अंदर जो है वो बच्चों में बहुत सारी डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, जिसमें एक आपका वेंटिलेटर है, पॉलिस कैथेटर है और आईवी लाइन या सीवीपी लाइन है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। हम डिवाइसेस को लगने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उससे इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करेंगे वेंटिलेटर की। अगर किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या क्या केयर बंडल यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन की वजह से उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा सकता है और वहाँ वो लंग इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर पेशेंट की ओरल केयर प्रॉपर्ली नहीं हो रही है या ओटीटी की सेक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है तो उसकी वो सिक्रीशंस जो है वो इसके रेस्पायरेटरी ट्रैक में जा सकती है, जिसकी वजह से जो है वो लंग इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमें जो है वो कुछ केयर बंडल्स यूज़ करने चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो उसके बेड को एलिवेट रखेंगे 30 to 45 डिग्री तक। 30 to 45 डिग्री तक हम उसके बेड को एलिवेट रखेंगे। दूसरी हम जो है वो उसकी ओरल केयर करेंगे विथ क्लोहेक्सिडीन। इसकी हम ओरल केयर करेंगे विथ क्लोहेक्सिडीन और साथ में हम उसकी जो है वो ओरल सेक्शनिंग करेंगे कैथेटर के साथ, और इसकी ओटीटी सेक्शनिंग भी करेंगे हम दूसरे कैथेटर के साथ। याद रखिएगा कि जब हम ओरल केयर की सेक्शनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कैथेटर हम दूसरा यूज़ करेंगे, और जब हम ओटीटी की सेक्शनिंग कर रहे हैं उसके लिए हम कैथेटर दूसरा यूज़ करेंगे, और ये दोनों कैथेटर वन टाइम यूज़ होंगे। इसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएंगे और फिर हम न्यू यूज़ करेंगे। तीसरी हमारे पास आती है सडेशन वैकेशन। जब भी पेशेंट जो है वो सडेशन पे है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको जो है वो टेपर ऑफ करने की कोशिश करें। दूसरा आता है हमारे पास वीनिंग ट्रायल। वीनिंग ट्रायल में ये होगा कि आप जो है पेशेंट के वेंटिलेटर मोड्स को चेंज करेंगे, एसी से एसआईवी से जो है वो स्पॉन्ट और एक्सट्यूबेट करने की कोशिश। लेकिन ये दोनों केयर जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन के होंगे। नर्स उसको मॉनिटर ज़रूर करेगा, लेकिन वो जो है वो ऑर्डर फॉलो करेगा फिजिशियन। फिफ्थ हमारे पास आता है डीवीडी प्रोफिलैक्सिस या फिर पीओडी प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस मीन्स की कॉम्प्लिकेशन से बचाने से पहले मेडिकेशन देना या इंटरवेंशन करना। डीवीडी प्रोफिलैक्सिस में आप उसको जो है वो डेडिस्टॉकिंग देंगे या फिर एंटीकोगुलेंट देंगे, जैसे कि हेपरिन। और पीओडी प्रोफिलैक्सिस पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए आप जो है इनको ओमिप्राजोल या फिर ज़ैंटिक वगैरह देंगे। ये जो वेब केयर बंडल की हम बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट, ये हम अडल्ट में या चाइल्ड में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में हम जो है वेब का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, जिसमें सारी केयर वही होगी, लेकिन हम उसमें जो है वो डीवीडी प्रोफिलैक्सिस और पीओडी प्रोफिलैक्सिस को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, वो हम बच्चों में नहीं देंगे। जब भी हम सेक्शनिंग करेंगे तो हम जो है वो स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और वो स्टेराइल वाटर हम 24 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। केयर बंडल की जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जितने भी कंपोनेंट हैं वो कम्प्लीटली जो है वो फुलफिल होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट आप मिस करते हैं तो वो आपका केयर बंडल ज़ीरो कहलाता है। जब आप ये सारे कंपोनेंट फुलफिल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की चेकलिस्ट मौजूद होनी चाहिए, जिसमें आप जो है वो उसमें टिक मार्क करें कि आपने ये कंपोनेंट्स को फुलफिल किया है, ताकि वो आपको पता चले कि आपने जो है वो ये सारे कंपोनेंट्स टाइमली फुलफिल किए हैं। सेकेंड जो हमारी डिवाइस है वो है पेरिफेरल लाइन। पेरिफेरल लाइन की हम जो है वो किस तरह केयर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप पेरिफेरल लाइन को टच करेंगे, बिफोर कॉन्टैक्ट टू पेशेंट या आफ्टर कॉन्टैक्ट टू सेंट्रल लाइन, आप सबसे पहले जो है वो हैंड रब करेंगे या हैंड वॉश करेंगे विद 7 स्टेप। हैंड रब के बाद आप जो दूसरा स्टेप करेंगे वो होगा कि डेली उनको हम बाथ देंगे विथ क्लोहेक्सिडीन। विथ क्लोहेक्सिडीन हम डेली उनको बाथ देंगे। बेडरिडन पेशेंट है तो हम उसको क्लोहेक्सिडीन से बाथ देंगे। अगर इन्फेंट 2 मंथ से छोटा है तो हम इसे नॉर्मल सोप एंड वाटर से बाथ देंगे। तीसरी हमारे पास केयर आती है हब क्लीनिंग। हम जब भी पेशेंट की जो है वो हब को जो है वो टच करेंगे या उस पर कोई मेडिकेशन यूज़ करेंगे तो हम उसे जो है वो 70% एल्कोहल वाइप से क्लीन करेंगे 15 सेकंड के लिए। ये हमारे पास यहाँ हब है, इसको हम जो है वो एल्कोहल स्वैप से 70% एल्कोहल स्वैप से 15 सेकंड के लिए फ्रिक्शन के साथ जो है वो क्लीन करेंगे। फोर्थ हमारे पास जो है
वो हम उसको डेली असिस्ट करेंगे। अगर हमें नीड नहीं है पेरिफेरल लाइन की तो हम इसे जो है वो रिमूव करवा देंगे। अगर ड्रिप सेट वगैरह यूज़ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रिप सेट की कुछ टाइम पीरियड है, अगर वो क्लियर फ्लूइड उसमें जा रहा है तो हम इसे जो है वो 4 डेज़ मिनिमम और मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या TPN वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे जो है वो 24 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रोपोफॉल जा रहा है तो हम उसको जो है वो 6 आवर्स और मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात करते हैं क्लीन इंटैक्ट ड्रेसिंग की। क्लीन इंटैक्ट ड्रेसिंग से मतलब कि अगर पेशेंट को जो है वो गॉज ड्रेसिंग लगी हुई है तो हम इसे 48 आवर्स के बाद चेंज कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट को जो है वो स्टेराइल ड्रेसिंग लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगी हुई है, तो वो हम 7 डेज़ के बाद चेंज करेंगे। अगर ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी ख़राब नहीं है, तो हम जो है वो लाइन को टच नहीं करेंगे। जितना हम लाइन के कांटेक्ट में जाएंगे उतने इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। जब भी हम जो है वो ड्रेसिंग करें हम उसमें जो है वो इंडक्शन डेट या इंसर्शन डेट ज़रूर मेंशन करें कि जो लाइन है वो कब इंसर्ट की गई है, और साथ में हम उसको रीड्रेसिंग डेट भी मेंशन करें। अगर हम ये सारे जो है वो केयर को फॉलो करेंगे तो हम जो है पेशेंट को पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फोलिस कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है। अगर आईसीयू में आम तौर पे पेशेंट्स को फोलिस कैथेटर लगा हुआ होता है, फोलिस कैथेटर की सबसे बड़ी केयर ये है कि जिस वक्त उसको इंसर्ट कर रहे हों तो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाए, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर है। कैथेटराइजेशन करने के बाद पेशेंट की जो फोलिस कैथेटर है उसको सिक्योर कर दें अच्छी तरह से, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसको सिक्योर किया गया है ताकि ये खींचने से पुल आउट ना हो और यूरेथ्रल रप्चर ना हो। उसके बाद आप फोलिस कैथेटर का जो बैग है उसको बेड के साथ अटैच कर दें। ये बिलो द ब्लैडर होना चाहिए और अबव द फ्लोर होना चाहिए। बिलो द ब्लैडर इसलिए क्योंकि यूरिन इसमें से दोबारा से बैक फ्लो करके ब्लैडर में ना चला जाए और यूटीआई का चांसेस उससे बढ़ जाता है। अगर बेड पे ये बैग रखा हुआ होगा तो यहाँ ट्यूब से यूरिन वापस जा सकता है। इसी की तरह अगर ये यूरिन बैग फ्लोर पे रखा हुआ होगा तो फ्लोर से जरासीम कैच कर सकता है, जो इस बैग से होते हुए और ट्यूब से जाकर ब्लैडर में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है कि फोलिस कैथेटर प्रॉपरली सिक्योर हो और उसका बैग हैंग हो, और जब भी बैग को खाली करें तो एक साफ डिसइंफेक्ट कंटेनर के अंदर इसको खाली करें। इसको कभी भी डस्टबिन के अंदर खाली ना करें या वो उस जग के अंदर खाली ना करें जो सारे मरीज़ों को यूज़ होता हो। हर मरीज़ का या तो अलग से जग होना चाहिए या एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद उस जग को दोबारा से धो के डिसइंफेक्ट करके और ड्राई करके रखा जाए ताकि एक मरीज़ का जरासीम दूसरे मरीज़ के अंदर ना जा सके। फोलिस कैथेटर वाले बच्चे को उनका पेरिनेल एरिया क्लोरोहेक्साडीन सोप और वाटर के साथ वॉश होना चाहिए पर शिफ्ट, ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन यूरेथ्रा के थ्रू जाके पेशेंट को यूटीआई कॉज ना कर दे। जी जनाब। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? अब जो है आपसे सवाल है अभी हमने केयर बंडल की बात की, तो आप लोग मुझे बताएं क्या जो केयर बंडल हमने यूज किए हैं इसके अलावा कोई और केयर बंडल्स हो सकते हैं? और कौन कौन से केयर बंडल्स हम यूज कर सकते हैं बताएं। कोई घुटने शुटने हिलाएं। सेप्सिस केयर बंडल यस, एंड और वेब पे तो हम बात कर चुके हैं ना हाशिम।
5 सेकंड वेट करती हूँ, बताएं जरा सोच के और कौन कौन से हो सकते हैं। सेप्सिस के बंडल हो सकता है, यस। चलो बाकी लोग सो रहे हैं। पीवीसी पेरिफेरल वेनस कैथेटर, बिल्कुल। और ऐसे यानी सवाल पूछने का मकसद ये था कि हम खुद भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हम अपने आसपास पेशेंट केयर में क्या क्या चीजें और बेहतर कर सकते हैं, और कैसे ऐसे छोटे छोटे से केयर बंडल, सिंपल, यस, बेड सोर्स प्रिवेंशन केयर बंडल हो सकता है। ब्लड सिम तो हम कर चुके हैं, प्रेशर सोर्स के लिए। हाँ, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग इंतजार करें कि हमारे पास चीजें बनी हुई आए और हम करें, हमें खुद भी इसमें इनिशिएटिव लेना है। तो खुद भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, खुद भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसको एविडेंस बेस करने के लिए जरूरी होगा कि उसके ऊपर स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी, और उसके ऊपर उस तरह से वर्किंग की जाए ताकि हम उसको प्रूव कर सके कि जो हम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक निकाला था कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का भी एक केयर बंडल है कि जो मिस यूज हो रहा होता है, कब स्मार्ट, कब उसको यूज करना है। वो कहते हैं स्टार्ट स्मार्ट एंड देन फोकस एंड देन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अपने पास भी कर सकते। पीवीसी केयर का जैसे अभी बताया मुझे, अक्सा ने कहा कि पीवीसी केयर पे हम बात कर सकते हैं, तो पीवीसी केयर पे बात हो सकती है। इस तरह से बहुत सारे केयर बंडल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रेफरेंस बुक है जो जिससे मैंने आप लोगों का आज का लेक्चर तैयार किया था, और आप लोग मजीद इसको स्टडी कर सकते हैं, इसमें और भी अच्छी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फ्यूजन सिरिंज एंड फीडिंग सिरिंज कितने दिन यूज कर सकते हैं, तो देखिए जो आपकी इन्फ्यूजन सिरिंज है ना वो उसमें तो स्ट्राइल सारी चीजें जारी होती हैं, और उसको जो है वो आप मेरा ख्याल है कि 24 to 40 या 8 आवर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फीडिंग सिरिंज होती है उसके अंदर क्योंकि न्यूट्रिशन होती है, और वो उसे क्लीन होना चाहिए, उसकी स्टेरिलिटी नहीं होती है, तो उसको क्लीन होना चाहिए। उसको कोशिश करें कि अच्छे गर्म पानी के साथ और अच्छा सा वॉश करके, ड्राई करके और कवर करके रखें, तो उसको आप यूज कर सकते हैं 2 दिन तक, और उसके बाद उसको चेंज कर लें। लेकिन अगर उसकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो फिर उसको यूज ना कीजिएगा। बिल्कुल, ये मैं फरहान से कहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर कर दें। और हाशिम 24 आवर्स किसका कह रहे हैं आप? फीडिंग सिरिंज का कह रहे हैं या सिरिंज पंप की उसका कह रहे हैं? इन्फ्यूजन सिरिंज का कह रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर 12:30 बजे खत्म हो गया, और हम फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे दूसरे वाले किसी और के साथ। हाँ, वीडियो सोबिया हम कर लेते हैं, वीडियो भी शेयर कर देते हैं, पीपीटी भी। जो मूडल पे जो लोग हैं उनको तो जल्दी ही हो जाएगी, जो लोग बाकी नेटवर्क के लोग मांग रहे हैं उनसे मैं देखती हूँ कि फरहान कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। Thank you very much. Good.